राधे राधे। मैं अमित कुमार स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप। आई थिंक आप पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो पिछली चर्चा थी उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जो है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, यानी रिकॉल कर लेते हैं। रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा रिस्पेक्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो पहली दफ़ा हमने पढ़ा था आर्टिकल, अनुच्छेद, यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद कितना 63 से मुख्यतः 69 यानी 73 तक जाता है। लेकिन हमें यहाँ तक जो है मेनली उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा जो है होती है। ठीक है, याद रखने के लिए आप 73 तक रख सकते हैं, लेकिन मेनली इतना तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भाग कौन में था? भाग 5 में था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने पढ़ा था। ये एक स्टैंड बाय है, यानी स्टैंड बाय की पूरा जो हमने इसे डिस्कशन किया था अपनी चर्चा में, बताया था कि ये स्टैंड बाय शब्द क्यों कहा गया, यानी उपराष्ट्रपति को हम स्टैंड बाय क्यों कहते हैं, इसकी हमने पूरी चर्चा की थी। और हम रिजल्टेंट में लास्ट में बताया था कि ये स्टैंड बाय पद क्यों है। पहली बात है उपराष्ट्रपति, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी ये जो पद है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और ये स्टैंड बाय क्यों है? क्योंकि उपराष्ट्रपति स्वयं जो पद है अपने आप में ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इसकी मुख्य भूमिका उपराष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा राज्यसभा के सभापति से होती है। क्योंकि राज्यसभा के सभापति हमने पढ़ा था, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, यानी हमारे उपराष्ट्रपति साहब ही होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। क्योंकि ये इन्हें संविधान में वर्णित है, उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जैसे लोकसभा में क्या था, लोकसभा की जो 545 मेंबर्स था उनमें से सदस्यों में से एक हेड ऑफ द हाउस होता था, यानी जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते थे, जो वर्तमान में कौन है हमारे ओम बिरला साहब। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा में तो हेड ऑफ द हाउस होनी चाहिए ना, तो वहाँ पे कौन है हमारे उपराष्ट्रपति साहब कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। तो पूरी चर्चा करते हैं। हमारी जो चर्चा होगी जो हमने की थी पिछले क्लास में, इन सब बातों को लेकर की थी कि हमारा 2 हाउस था। ठीक है, 2 हाउस था। ठीक है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, ये 2 हाउस था। इसमें कितने मेंबर्स थे? 45 मेंबर्स थे, इसमें 245 मेंबर्स थे। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष बनता था उसके लिए क्या ज़रूरी था? इसका सदस्य होना ज़रूरी था, क्योंकि इन सदस्यों में से 545 मेंबर्स हैं जो है अध्यक्ष इनमें से चुनकर आते थे, यानी बनते थे, सब चुनते थे अध्यक्ष। यहाँ पे जो मुख्य अंतर है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बोल के यहाँ पे सभापति जो होता है, सभापति यानी चेयरपर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के हिंदी में बोलो तो लोकसभा के अध्यक्ष। चेयरपर्सन जो बोल दो, लोकसभा, बात एक ही है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सदस्य होना जरूरी था, यहाँ पे सदस्य होना जरूरी नहीं था। यहाँ पे सदस्य और सीधा सीधा कहा गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं, जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा आपको, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्किंग करके आप ये याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से कि जिस तरह लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य होता है, उसी तरह क्या राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य है या नहीं है? तो क्या आंसर होगा? नहीं है। वो राज्यसभा का जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति साहब है, हमारे राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो हमने ये मुख्य अंतर हमने पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, यानी चुनाव होता है, वो कैसा होता है, यानी चुनाव प्रक्रिया वो क्या होती है, चुनाव कैसे होता है। यानी आपको अगर राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, पहले हम जानते हैं क्वालिफिकेशन, यानी आपके लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए जो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे, यानी योग्यता, आप में ऐसी योग्यता है या नहीं। ठीक है, तो पहली योग्यता क्या है? आप भारत
के नागरिक होनी चाहिए, क्योंकि आप राज्य के यानी देश के द्वितीय नागरिक यानी कौन है हमारे उपराष्ट्रपति साहब, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। और यहाँ पे एक क्लाउज है जो हमने ये मुख्य स्टार मार्किंग में दिया था, जन्म से नहीं। ये जो नागरिकता है ये जन्म से नहीं, यानी आप बाय बर्थ आप सिटीजन ऑफ इंडिया ये मायने नहीं रखता। आपका जन्म यानी जन्म होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है ना, जैसे अमेरिका, जैसे तुलना करते हैं अमेरिका के संविधान में, जैसे हमने बहुत बार बताया, चर्चा भी किया है, फिर से बता रहा हूँ। अमेरिका के संविधान में क्लियरली कहा गया है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, वो उनका जन्म से ना अमेरिका में, यानी उनका जो जन्म है वो अमेरिका में होना ये ज़रूरी है। यानी अगर उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो क्लियरली संविधान में, अमेरिका के संविधान में ये वर्णित है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बीते दिनों ये करंट का पूरा हॉट टॉपिक था। जैसे वहाँ राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके और जो उनके जो मिनिस्टर हैं यानी उनके सहयोगी एलन मस्क, जो आपने अक्सर चर्चा में सुना होगा, ठीक है, स्पेस एक्स टेस्ला के ऑनर, ठीक है, तो वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और कारण ये रहा कि उनको बीच क्लैश था बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। एक टैरिफ वॉर चल रहा था, तो उससे असहमत थे उनके नीति निर्णय को लेकर के, वो अक्सर विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो जो हमारे जो है मतलब एलन मस्क था, वो बोल रहे थे कि अब अमेरिका को थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, यानी अमेरिका को अब तीसरी पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दो पार्टियां अमेरिका में हैं जो रूल करती हैं, जो बारी बारी से सत्ता, जो चुनाव लड़ती हैं राष्ट्रपति का, जो उन्हीं दो पार्टी से मुख्यतः चुने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र के विरुद्ध यहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि उनके नीति निर्णय कुछ ऐसे लगे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, तो ये चर्चा का मुद्दा बन गया। ठीक है, तो अब ये चर्चा था कि क्या एलन मस्क साहब राष्ट्रपति बनेंगे, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक मुद्दा बना था पूरा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एलन मस्क साहब जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। भले ही उन्होंने पार्टी बना ली, अमेरिकन पार्टी नाम रख दिया, उन्होंने पार्टी की नई पार्टी की अपनी घोषणा कर दी, लेकिन वह स्वयं अगर चाहेंगे ना राष्ट्रपति बनना कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूँ, यानी चुनाव लड़ूँ, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली संविधान में वर्णित है, अमेरिका के संविधान में, कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के लिए आपका अमेरिका में जन्म बाय बर्थ होना, अमेरिका में होना चाहिए, यानी सिटीजन से भी जरूरी है, लेकिन बाय बर्थ आप अमेरिका में आप जन्मे हैं कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, और जो हमारे एलन मस्क साहब है, उनका जो जन्म है साउथ अफ्रीका में हुआ है, इस वजह से भले ही अमेरिका के नागरिक हैं, हम एज ए इंडियन हम लोग जाएंगे, या बहुत सारे कंट्री आप सुनते होंगे कि अमेरिका में सिटीजनशिप बन गए, लेकिन राष्ट्रपति आप जो वहाँ पे क्लियरली वर्णित है, ठीक है, आप वहाँ के राष्ट्रपति बाय बर्थ ही बन सकेंगे। बाकी मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव लड़िए, मिनिस्टर बन जाइए, सिटीजनशिप अमेरिका की है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्रपति जब आप बनेंगे तो आपके लिए बाय बर्थ अमेरिका, बाय जन्म से अमेरिका का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वजह से है स्पेस यानी एलन मस्क साहब जो है स्पेस के ऑनर, वो जो है राष्ट्रपति की रेस में शामिल नहीं है। तो एक पूरा टॉपिक था। तो यहाँ पे भी यही है, हाँ, यहाँ पे हमारे भारत के यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाय जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए एक माता पिता, कोई फैमिली है, गई कहीं दूसरे देश घूमने के लिए, वहाँ पे उनका जन्म हो गया, अमेरिका गई घूमने के लिए, अमेरिका में बच्चे का जन्म हो गया। अब देखिए वो है तो भारतीय नागरिक हैं, अब वो अपने देश भी तो आएगा। ठीक है, उन्होंने अपनी नागरिकता तो खोई नहीं, जन्म हम कहीं भी गए घूमने गए, मान लीजिए पेरेंट्स बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे देश में भी रहे, वैकेशन माने गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने तो नहीं आएगा ना कि आप चुनाव, आप इंडिया में आए हो, अपनी नागरिकता नहीं खोई, आपकी नागरिकता भारतीय ही है, लेकिन आप तो चुनाव तो लड़े हुए। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि उच्च जो पद है राष्ट्रपति का, सबसे ऊँचा पद, हाई पोस्ट, वहाँ के लिए क्लियरली है कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर जन्म से अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है, और ऐसी रीति हमारे भारतीय संविधान में हमने अडॉप्ट नहीं की। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में ऐसा क्लियरली है। ये अक्सर ये जो अब मैंने इस पर जोर दे रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना एग्जाम में पूछते हैं, आपको इसकी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे अक्सर पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि हमें ये भारत का राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति दोनों बनने के लिए क्या आपका भारत का जन्म से नागरिक होना जरूरी है, यानी बाय बर्थ आप अमेरिका ये इंडिया के नागरिक होने चाहिए, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है। आप जन्म से नागरिक, भारत के नागरिक ऐसे ही होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ क्लियरली कहा गया आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपकी आयु जो है, यानी एज, आपकी एज
35 वर्ष तक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा आप में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या था, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, या उपराष्ट्रपति में क्या होगा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। इशार मार्क में लगा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा, आप पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। चौथा, अब पांचवा, आप कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी आपने कोई ऐसा पद धारण न किया हो जो लाभ के पद को सूचित करता हो। यानी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब सरकारी नौकरी लोगे तो आपका ये पोस्ट है, ये लाभ का पद आएगा। आप चाहोगे कि मुझे अब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, या प्रधानमंत्री या विधायक सांसद जो भी है, भारत में आपको चुनाव लड़ना है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप उस नौकरी से जो आपकी चल रही है अभी, उसे रिजाइन करोगे, तभी आप चुनाव लड़ोगे। यानी जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो ये लाभ का पद है, लेकिन जब आप नेता बनोगे, चुनाव लड़ोगे, MP बनोगे, MLA बनोगे, तब वो लाभ का पद नहीं है, तब वो क्या पद है, वो सेवा का पद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, मेंशन किया गया है कि लाभ का पद कौन सा है और सेवा का पद कौन सा है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये क्लॉज है कि आप 5वां नंबर, आप कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी आप किसी अगर लाभ के पद में हो, यानी IAS हो, IPS हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको उस पद से त्यागपत्र देना होगा, तभी आप चुनाव लड़ पाओगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ा था पिछले बार, ठीक है। अब आप चुनाव लड़ोगे कैसे, हमने क्वालिफिकेशन पढ़ लिया। अब चुनाव की बारी आई। चुनाव होगा क्या, चुनाव होगा अप्रत्यक्ष मतदान, यानी अप्रत्यक्ष मतदान, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे जनता उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे। यहाँ पे क्लियरली अगर आप राष्ट्रपति हैं तो वहाँ पे क्या था, संसद के दोनों सदन, यानी यहाँ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तुलना करता हूँ यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या पढ़ा था, चुनाव क्या था, यानी यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जितने भी राज्य हैं यानी स्टेट्स के विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा, और प्लस यूटीज यानी जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र है, वहाँ पे वहाँ पे हमारे ऐसे 8 संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पे 2 संघ राज्य क्षेत्र पर विधानसभा कार्य करती है। ऐसे कौन है, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी को प्रोनाउंसिएशन में पुडुचेरी कहते हैं, ठीक है। तो आपको लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा के सदस्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र, वैसे जहाँ भी विधानसभा उपस्थित है वैसे कौन से हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित, यहाँ पे आप स्टार लगाइएगा, निर्वाचित सदस्य पे, ठीक है, ये स्टार है निर्वाचित। अभी इस पे आते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है लोकसभा प्लस राज्यसभा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LS लोकसभा, RS राज्यसभा, ठीक है। अब इन दोनों के यहाँ पे अब कोई मैं स्टेट नहीं लिखा हूँ, स्टेट या यूटीज नहीं है, ठीक है। क्लियरली लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित यानी प्लस मनोनीत। हमने पढ़ा था कि लोकसभा में 2 सदस्य ऐसे थे जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साहब जो है 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करते थे, जो अब पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी एबॉलिश कर दिया गया। जो अब किस संविधान संशोधन अधिनियम के वजह से ये एबॉलिश कर दिया, ये क्वेश्चन बनता है आपका 1D एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए। जब ये एबॉलिश किया गया था 2019 में, ये संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए इसको, यानी एंग्लो इंडियन ऐसे 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया, क्योंकि उनकी अब ज़रूरत रही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा देश को आज़ाद हुए, संविधान जो भी है गणतंत्र हुए, इतनी साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, तो अब उसकी एंग्लो इंडियन जो भी था मैंने बताया था, अब उनकी ज़रूरत रही नहीं, इसलिए हटा दिया गया। लेकिन अब भी जो राष्ट्रपति साहब जो है राज्यसभा में 12 सदस्य
साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इन 4 सेक्टर से 12 सदस्य नॉमिनेट करते थे, ठीक है। वो अब भी है, उनको हटाया नहीं गया है। वो 12 सदस्य यहाँ पे मनोनीत, यहाँ पे स्टार में लगा रहा हूँ, मनोनीत यहाँ पे भाग लेंगे, और यहाँ राज्यसभा संघ राज्य क्षेत्र के कोई भी भाग नहीं लेंगे। यहाँ पे सिर्फ रहेगा MPs, और यहाँ पे MPs प्लस MLA दोनों, यहाँ पे राष्ट्रपति में MPs और MLA दोनों चुनेंगे, और यहाँ पे सिर्फ MP, ठीक है। क्लियरली हो गई, यहाँ आपने सारा कुछ समझ लिया, ठीक है। तो मुख्य अंतर ये था चुनाव में, ठीक है। अब एक चुनाव का रीति क्या थी, चुनाव होता कैसे था, ये हमने एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष मतदान, ये आपने समझा। अब था एकल हस्तांतरणीय प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांस ट्रेवल जो था प्रोसेस था, ठीक है। अब एक ये था, एक था कौन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, और गुप्त मतदान। ये 4 कंडीशन थे। हम जब वोट देने जाते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं, अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जनता वोट डालती है। तो हमारा चुनाव करने का तरीका, हमने इन 4 चीज़ों को फॉलो नहीं किया, ठीक है। हम इस तरह वोट नहीं डालते हैं, यानी ये जो रीति बनाई गई है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये रीति बनाई गई है। अप्रत्यक्ष मतदान, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, हम अपने जो MLA है, MP है, प्रधानमंत्री लोकसभा में, ठीक है, जो हम डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट MP MLA को वोट डालते हैं। तो हम जो है, हमारा चुनाव करने का जो तरीका है, रीति है, वो अलग है, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इनका कार्यकाल, अब चुनाव लड़ कर आ गए, इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का। फिर नेक्स्ट टर्म में भी दोबारा चुनाव वो लड़ सकते हैं। ये आपने समझा। इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति साहब, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, हमने पढ़ा था, हमारे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और जब राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है, मान लीजिए इनका टर्म खत्म हो गया, तो ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए वाले जो उपराष्ट्रपति हैं, जो इनका चुनाव होगा, ठीक है, 5 साल के लिए, और जब तक अपनी कुर्सी पर बैठने में, यानी जब तक वो पद पर आसीन नहीं होते, यानी वो तब तक पद पर बने रहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। और शपथ के बारे में तो ये पढ़ लिया, हाँ, ठीक है। और इसके शपथ के बारे में एक ख़ास चीज़ और है, जैसे शपथ के बारे में क्या था, चर्चा जो है भाग 3 में की गई थी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे क्लाउज है, स्टार मार्क लगा लीजिए, उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा भाग 3 में नहीं की गई है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है शपथ को लेकर के, ठीक है। हमने इतना समझा। अब देखिए, राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा, उनकी योग्यता पढ़ ली, चुनाव लड़ा, उन्होंने लड़ा, वो आ गए, अब उनके शपथ भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे, जो आज की जो क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, वो होगा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। एक तो पहला क्या होगा, वो त्यागपत्र दे दे, पहला वो। दूसरा क्या होगा, मृत्यु हो जाए। यहाँ पे 2 रीति से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी वो अपने पद से कैसे हटते थे। एक तो था त्यागपत्र, त्यागपत्र किन्हें देंगे, यानी वो जब भी उपराष्ट्रपति हमारे साहब जो त्यागपत्र देंगे, वो हमें हमारे राष्ट्रपति को देंगे, यानी राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देंगे कि मैं पद छोड़ रहा हूँ। एक तो वो तरीका था उनके पद से हटने की। दूसरा तरीका था उनकी मृत्यु हो जाए, अगर उनके पद पर रहते, अगर मृत्यु हो गई
तो फिर वो पद से हटते थे। और तीसरा था महाभियोग। महाभियोग, ये महाभियोग की जो प्रक्रिया थी इनके द्वारा। अब ये महाभियोग लगता कैसे है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जो अभी चर्चा होगी महाभियोग पर होगी, ठीक है। अब महाभियोग किस पर लगता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारे CGI, ये 3 जो पोस्ट हैं इन पर महाभियोग लगाया जाता है। बाकी कोई और पोस्ट पर महाभियोग नहीं लगाया जाता, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री हटेंगे, उनकी अगर उनके नंबर्स नहीं होंगे, अगर उनकी संख्या नहीं होगी, मेजोरिटी नहीं होगी, बहुमत नहीं होगा, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनको बहुमत साबित करने के लिए उनको कहा जाएगा। अगर वो साबित नहीं कर पाए तो उनकी जो भी है बर्खास्तगी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ महाभियोग होता है, ठीक है। अब ये महाभियोग का कंप्लीटिव प्रोसेस क्या है, कैसे महाभियोग लगता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। महाभियोग, ठीक है। अब महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है वो राज्यसभा में पहले उपराष्ट्रपति बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए क्या है महाभियोग? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा प्रथम सभापति हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे राज्यसभा, ताकि ये दोनों सदन में यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा में दोनों में इनका प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी इनको अगर पद से हटाना है तो इनका एक प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। ये प्रस्ताव दोनों सदन से अगर पास हो जाएगा तब इनको हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास नहीं होगा तो ये ये इनको हटाया नहीं जा सकता। यानी इनको हटाने के लिए इन दोनों सदन में प्रस्ताव पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब ये प्रस्ताव क्या क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रस्ताव क्या है? राज्यसभा में 2/3 का विशेष बहुमत, ठीक है। 2/3 यानी कुल सदस्य यहाँ पे कितने हैं? 245, इनका 2/3 चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है। अब यहाँ पे लोकसभा में इनकी सहमति लगेगी। और ये सहमति कैसे होगी? राज्यसभा के में चाहिए 2/3 का विशेष बहुमत, क्योंकि राज्यसभा के प्रधान सभापति हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठते हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए लोकसभा में? सहमति। और सहमति कैसे होगी? मोर देन 50%, 50% + 1 यानी मोर देन 50%, यानी साधारण बहुमत। इसे कहते हैं साधारण, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, ठीक है। ये 2 टर्म एंड कंडीशन है जहाँ पे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की ये रीति है। अगर ये दोनों सदन से 245 मेंबर यहाँ पे है और यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? 545 मेंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों सदन से, राज्यसभा से, ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा से 2/3 का विशेष बहुमत, ठीक है, और लोकसभा से साधारण बहुमत, यानी उनकी सहमति। ये दोनों चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, सहमति और साधारण बहुमत। सहमति साधारण बहुमत होता कैसे है? 50% से ज़्यादा, ठीक है। तो हमने ये प्रक्रिया पढ़ा। अगर ये प्रक्रिया राज्यसभा और लोकसभा से दोनों सदन से पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। वो कुर्सी उपराष्ट्रपति साहब की खाली हो गई। समझ में आया? तब फिर क्या होगा? तब फिर अब व्यवस्था है, अगर हमने ये पढ़ा था, अगर उपराष्ट्रपति साहब की कुर्सी खाली है, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाएगा आपको, मान लीजिए वो हट गया, अब महाभियोग लग गया, अब वो हट गए, ठीक है। अब क्या होगा? अब कहा जाएगा कि अब नए चुनाव होंगे उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पे शब्दों पे मैं ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स एंड कंपैरिजन। यहाँ पे तुलना और शब्द में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुने, समझे, शब्दों पर गौर करें। जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, जहाँ पे हैशटैग लगा रहा हूँ, तो उसको खास आप ध्यान रखें, ध्यान से सुने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग है, यहाँ पे क्या मैंने कह रहा था? हाँ, जब महाभियोग लग गया उपराष्ट्रपति पर, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नया चुनाव होगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में क्या था? राष्ट्रपति के बारे में क्या था? जब राष्ट्रपति किसी कारण से उनकी कुर्सी खाली रहती है, जो पद खाली रहता है, तो 6 महीने के अंदर, लिख देता हूँ, 6 महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तुलना करिए उपराष्ट्रपति में,
यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 महीना है, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ 6 महीना, यहाँ पे 6 महीना नहीं है, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, यहाँ पे कहा जाएगा यथाशीघ्र, शीघ्र चुनाव कराई जाए, ठीक है। और यथाशीघ्र इसका मतलब कोई समय नहीं दिया गया है, कोई समय नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जहाँ टाइम लिमिट नहीं है तो यहाँ ये ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, जानिए राष्ट्रपति का क्लियरली कहा गया राष्ट्रपति की कुर्सी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, यानी भारत के प्रथम नागरिक है, सबसे ऊंचा पोस्ट है उनका, कार्यपालिका प्रमुख है, तो उनकी जो कुर्सी है कभी राष्ट्रपति कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। जब इनकी कुर्सी खाली हो गई तो उपराष्ट्रपति जो ये यहाँ पे वो यहाँ पे पद ग्रहण करेंगे, ये यहाँ पे आएंगे, यानी हमने चलिए एक सिंहासन बनाते हैं, ठीक है, एक हमने सिंहासन बनाया, ठीक है, ये राष्ट्रपति का सिंहासन है, ठीक है, जहाँ वो बैठते हैं, ये यहाँ पे वैकेंट है, यानी राष्ट्रपति की किसी तरह से वजह से मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग लग गया, किसी वजह से उनकी कुर्सी खाली हो गई, तब हमारे ये उपराष्ट्रपति साहब यहाँ पे आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तब क्या होगा, तब यहाँ पे इनकी कुर्सी खाली रहेगी। इनकी कुर्सी में छोटी बनाता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ये बड़ी कुर्सी छोटी, ठीक है, तो ये यहाँ खाली हो गई, यहाँ पे आए, अब क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति के जो पावर्स हैं, शक्ति हैं, जो भी है, जो राष्ट्रपति के जो पावर्स है, शक्ति है, वेतन है, भत्ते हैं, जो भी है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने राष्ट्रपति बन गए, यानी ये राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे, एडहॉक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैठ गए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। अब क्या होगा, इनको राष्ट्रपति के रूप में जितने पावर्स थे, वेतन थे, जितनी भी सुविधाएँ थी, सब कुछ एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। वेतन जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का ही मिलता है, तभी ये यहाँ पे क्योंकि वो पद छोड़ चुके हैं, और उपराष्ट्रपति को स्वयं का कोई वेतन नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है स्वयं का कुछ नहीं होता है, तो वेतन फ्री में काम करते हैं ऐसा नहीं होता, यानी वो कोई फ्री में नहीं काम करते, बिल्कुल। यहाँ पे उपराष्ट्रपति को स्वयं के पद का वेतन नहीं होता है, क्लियरली है, इनको स्वयं का कोई वेतन नहीं मिलता, तो इनको वेतन किस चीज़ का मिलता है, राज्यसभा के सभापति का, इनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति का, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आ गए ये, ठीक है, अब यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, ये पद तो भर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पद खाली हो गया, अब तो उपराष्ट्रपति का जो सीट है वो वैकेंट रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उपराष्ट्रपति पद का यहाँ पे क्लियरली कहा यथाशीघ्र चुनाव होगा। अगर मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, 3 साल पूरा हो गया है, ठीक है, अब 2 साल ही बचा हुआ है, यहाँ पे आ गए ये, ठीक है, यहाँ 2 साल बचा हुआ है, अब जो मान लीजिए चुनाव होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है, अगर चुनाव होता है साल में, तो जो नए उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़के जीत करके आएंगे यहाँ पे, वो 2 साल के लिए नहीं बनेंगे, वो कम्प्लीटली 5 साल, नेक्स्ट 5 साल जो है वो अपने पद पर आसीन होंगे, वो क्लियरली कहा गया है, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, चुनाव होगा आराम से, साल भर में चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कम्प्लीटली 2 साल जो बचा हुआ था उसकी जगह कम से पूरा फुल टेन्योर वो अपने पद पर बैठेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है, फिर जो उपराष्ट्रपति जो पद है या कुर्सी है ये खाली रहेगी, ये यहाँ चले गए, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन राज्यसभा के सभापति पे कौन बैठेंगे, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष जब नहीं रहते थे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी था कि वहाँ पे चलाते थे सदन को, कोई दिक्कत नहीं था। उसी तरह यहाँ व्यवस्था की गई है राज्यसभा के उपसभापति, यानी अब उपसभापति हो है कौन, राज्यसभा के, यहाँ पे समझ लो आप, राज्यसभा के उप सभापति, यानी जो डिप्टी चेयरपर्सन जो है, और ये उपराष्ट्रपति उपसभापति जो है ये यहाँ पे राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन अब अंतर क्या है, एक अंतर और है, समझते हैं। आपने यहाँ तक समझ लिया क्लियरली, आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी, मैं श्योर हूँ, क्योंकि थोड़ी जटिल टॉपिक है ये, थोड़ा जो प्रोसेस है तो जटिल है, और मैं जटिल को सिंपल कर रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बार बार अपने वर्ड्स यानी शब्द रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये समझ लिया, जो राष्ट्रपति की कुर्सी खाली थी तो उपराष्ट्रपति आ गए थे, ठीक है, हमने ये पढ़ा था उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा अपना समय पे, ठीक है। लेकिन जब राज्यसभा के सभापति थे
तो ये यहाँ पे चले गए, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, तो यहाँ पे कौन आ गए? उपसभापति। अब देखिए उपसभापति और सभापति, इसमें अंतर क्या है? यानी सभापति और उपसभापति के बारे में मुख्य जो अंतर है हम ये पढ़ते हैं। सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? हमारे उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, ये हमने पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये स्वयं क्या राज्यसभा के सदस्य होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, आपको बताया दें। लेकिन जो उपसभापति है राज्यसभा का सदस्य होता है, 100% ये होता है, तो ये सदन को संचालित करेगा। अब यहाँ पे हम एक चर्चा करेंगे। हमने शुरू में बोला था, आपको शब्द दिया था स्टैंड बाय, STAND, सॉरी थोड़ा सा हैंडराइटिंग, STAND, स्टैंड बाय, हमने ये शब्द पढ़ा था। अब इसकी जो पूरी व्याख्या हम यहाँ करेंगे, ये स्टैंड बाय है कौन, है क्यों, ठीक है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है। आपका एक परिवार है जिसमें आप शामिल हो, आपके माता पिता शामिल हैं, दादा दादी शामिल हैं, भाई बहन शामिल है, कजन शामिल है, सब लोग रहते हैं प्यार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा होगा अपने परिवार में, तो हेड ऑफ़ द फैमिली कोई होते हैं ना, घर के जो बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी आपके, वो हेड ऑफ़ द फैमिली है। हेड ऑफ़ द फैमिली क्यों है वो? क्योंकि वो उस परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए वो परिवार का मुखिया है। सिंपल सी चीज़ है। आपका परिवार का मुखिया कोई पड़ोसी तो नहीं होगा ना, पड़ोसी तो कोई नहीं होगा। आपके परिवार का मुखिया आपके परिवार का ही सदस्य होगा, ठीक है। आपके जो बुजुर्ग हैं, जो दादाजी, वो होंगे, वो नहीं होंगे तो आपके पिताजी होंगे, ठीक है। तो ऐसे सदस्य जो उस परिवार से ही संबंधित हैं, ठीक है, वही मुखिया हुआ। ये हो गया लोकसभा, ठीक है, आप लोकसभा हो। लेकिन दूसरी तरफ एक राज्यसभा है, एक दूसरी फैमिली है, ठीक है। उसमें क्या व्यवस्था है, उसमें क्या एक प्रक्रिया है कि जितने भी सदस्य, उसमें भी सेम टू सेम दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, जो आप कज़न, सब कुछ है, भरा पड़ा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो हेड ऑफ़ द फैमिली है कौन है? उसमें उस घर का कोई सदस्य नहीं होगा, कोई पड़ोसी वाला होगा। दूसरा, यानी आप समझ लो, अगर कोई चोपड़ा, देखो समझ लेता हूँ यहाँ पे, अगर कोई गुप्ता फैमिली है, एक गुप्ता फैमिली, इसके जो हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होंगे? इसके परिवार के सदस्य। अब कोई एक फैमिली है अग्रवाल, राज्यसभा, मैं राज्यसभा समझा रहा हूँ, लोकसभा तो आपने समझ लिया, ये राज्यसभा है। यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होगा? अग्रवाल से होगा, ठीक है। यहाँ एक फैमिली वैसे ही जहाँ पे सब फैमिली, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, कजन सब हैं, लेकिन वहाँ पे जब मुखिया चुनने की बारी आएगी ना, तो उस परिवार से नहीं रहेंगे, वो किसी और परिवार से आएंगे, ठीक है, किसी पड़ोस वाले से। वो पड़ोस वाला जो है वहाँ पर वो मुखिया बनेगा, वो पूरी व्यवस्था को देखेगा, वो सदन चलाएगा, वो उस परिवार को चलाएगा। वो सेम टू सेम आप समझो राज्यसभा है। वो राज्यसभा के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति साहब होते हैं, जो पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं, संविधान में ऐसा वर्णित किया गया है। लेकिन स्वयं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है। और वो पूरी राज्यसभा के सभापति बनकर वो पूरी जो है व्यवस्था को, सदन को चलाते हैं। जैसे जगदीप धनखड़ साहब हैं, बैठते हैं, आप पूरी चर्चा को देखना राज्यसभा में, तो राज्यसभा में देखोगे तो पूरी जो सदन की चर्चा है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्दी होती है, आपको मज़ा आएगा देखने में। सिर्फ मूवीज़ तक सीमित मत रहो, ये सब भी चर्चा देखा करो, क्योंकि एटलीस्ट एक मतलब वहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे देश के बारे में चर्चा होती है। सदन में सांसद आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, कानून का निर्माण कैसे होता है, नीतियाँ बनती कैसी है, पूरा प्रोसेस क्या है, आपके क्षेत्र के सांसद अपनी क्या बात रखते हैं। आप उस पूरी चर्चा को देखिए, आप उस पूरी प्रक्रिया को देखिए, आपको समझ होगा, आपको समझ विकसित होगी कि हमने जिसे सांसद के रूप में चुना है वो चर्चा में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, हमने जिनको अपना वोट दिया है वो चर्चा कैसे करते हैं, वो प्रश्न क्या रखते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में वो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। जो ज़रूरी मुद्दे हमारे आसपास हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर विकास की बात होनी चाहिए, जिन पर आपको लगता है इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जो वहाँ पे चर्चा होगी, बात रखे जाएंगे, तभी तो फंड एलोकेट या सब कुछ व्यवस्था जो बजट में बनेगी वो सारी व्यवस्था होगी। सदन में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, सदन में सांसद को उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है।
तभी सदन की जो पूरी व्यवस्था है उसकी महत्ता है। अगर कोई सांसद आपका जो भी है वो जागरूक नहीं है, वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, चुनाव लड़कर जीत गया है, बस सब काम कर रहा है लेकिन सदन नहीं आ रहा, या सदन आ भी रहा है तो प्रश्न नहीं पूछ रहा, न चर्चा में भाग ले रहा है, न अपनी बात को रख रहा है, तो आप देखेंगे, समझेंगे, आप जागरूक बनेंगे कि हाँ अपने वोट की ताकत को, अपने वोट की राइट्स को कैसे इस्तेमाल करें। ऐसे लोग को चुनें, ऐसे पार्टी विशेष, जाति, धर्म, वंश, समुदाय पर प्रलोभन देके ना चुने या पैसे के लोभ में ना आए। अपना जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट राइट्स है, हमारा वोट देने का अधिकार, इसका बखूबी अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आप देश के विकास में अपनी भागीदारी आप दे पाएँ। जनता अपनी भागीदारी देता है अपने वोट से, जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट राइट है, और उसको ही हम नहीं समझते या उसको ही कम वैल्यू करते। ठीक है, तो हमने ये समझा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी हमने उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी जब वो राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, तब उस पद पर जब खाली रहता है तो वहाँ कौन बैठता है। हमने ये पूरी चर्चा समझ ली। इसलिए जो है मैंने बताया था स्टैंड बाय शब्द, उपराष्ट्रपति के पद का अपना कोई खासा महत्व नहीं है। वो अपना कार्य करते हैं, राज्यसभा के सभापति बनकर विशेष कार्य करते हैं, पूरी सदन को संभालते हैं, पूरी सदन की चर्चा को देखते हैं। हमारे जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कितना शानदार वो सदन संचालित करते हैं, कितने वेल एजुकेटेड, इतने अच्छे पर्सनैलिटी हैं। तो आप देखिए, इसलिए हमें कहा, इसलिए उपराष्ट्रपति पद को लेकर के कहा गया है सब स्टैंड बाय, यानी वो पद ही अपने आप में स्टैंड बाय, यानी उस पद की अपनी कोई विशेष महत्ता नहीं है। उस पद की महत्ता ज़्यादा विशेष महत्व राज्यसभा के सभापति को लेकर के, उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है पूरी राज्यसभा के सदन की व्यवस्था को संभालना, उनकी गरिमा को बना के रखना। ठीक है, ताकि आपका कानून बहुत ही हेल्दी बने, अच्छा बने, जो देश की भागीदारी में, देश के विकास में एक समुचित भूमिका निभाए। ऐसा नीति निर्णय तैयार हो, ऐसी नीति निर्णय उस सदन में लिया जाए जो देश के लिए उदाहरण बने। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था थी। हमने ये पूरा चर्चा उपराष्ट्रपति पद का हमने समझा। ठीक है, अब जो करंट है, आप जानते होंगे हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप याद रखें। ठीक है, और पूरी चर्चा हमारी जो उपराष्ट्रपति की जो होती है यहाँ पे समाप्त होती है। हमने पूरी चर्चा अपनी यहाँ पे टॉपिक को समाप्त किया। अब इसके आगे एक छोटा सा फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल, यानी पॉलिटिक्स में पॉलिटी में आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल हमने पढ़ा था 63 से लेकर के 69 तक मुख्यतः था। ठीक है, तो 63, 64, 65, ठीक है, 66, 67, 68, 69। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल है 63 से लेकर 69 तक। ठीक है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हैशटैग ट्रिक, ये याद करने के लिए आपको। ठीक है, 63 से लेकर 69 तक है, हमने इसे बांट दिया। 63, 64, 65 एक जगह लिख दिया,
और 66 67 इधर एक जगह लिख दिया, ठीक है, और 78 69 एक जगह लिख दिया, ठीक है। तो देखिए जो 63 आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 63 है, वो क्या है, उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के यहाँ पे चर्चा दी गई है, ठीक है। 64 में क्या है, सभापति, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऊ ये है, देखिए 63 को मैंने ऊ लिखा है, और 64 स है, 65 रा है, ठीक है, उसरा, इसे कहेंगे उसरा, ठीक है। और 66 में क्या लिखा है, नी, और 67 में क, उसरा निक, ठीक है, 68 में चू, और 69 में स, यानी उसरा निक चूस। यानी ये जो ट्रिक बनेगा, हैशटैग उसरा निक चूस, ठीक है, ये ट्रिक है आपका। अब याद करते हैं, ऊ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति के बारे में चर्चा की गई है संविधान में, यानी 64 आर्टिकल, 65 आर्टिकल जो हमारा राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, ठीक है। फिर 66 में को लेकर नी है, नी मतलब निर्वाचन, 67 मतलब क है, का मतलब कार्यकाल, ठीक है। 78 में चू है, चू मतलब चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। स यानी 69 स है, वो कहता है शपथ, यानी जो शपथ के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो 63 से लेकर 69 तक जो है ये पूरी जो है हमारे ये ट्रिक बनेगा, उसरा निक चूस, ऐसे हम इसको याद रखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में भूलो नहीं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए, किसी के बारे में क्वेश्चन पूछ दे, यानी आर्टिकल पूछ दे, 64 क्या कहा गया है, 64 क्या है, सभापति, यानी राज्यसभा के सभापति के बारे में कहा गया है। 65 क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। और 63 क्या गया है, 63 किसके बारे में कहा गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में। और 66 किसके बारे में कहा गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। और 67 कार्यकाल, और 68 चुनाव, और 69 शपथ। तो आपने ये समझा। अब इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे याद रख सकते हो, कॉपी में कहीं लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब जो है लास्ट जो अंतिम पड़ाव है उपराष्ट्रपति का, वो है फैक्ट्स। जो हमारा अंतिम पड़ाव है, यानी हम जो अब पढ़ेंगे वो फैक्ट्स है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर के जो फैक्ट्स बनेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। समझ में आया? तो हम यहाँ पे फैक्ट्स मैं लिख रहा हूँ और आप इसे सारे फैक्ट्स को हमने उपराष्ट्रपति के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम राष्ट्रपति के बारे में जो फैक्ट्स हैं, यानी क्या फैक्ट्स बनते हैं राष्ट्रपति को लेकर के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला फैक्ट है, वैसे राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, यानी राष्ट्रपति वैसे जिनके पहले पद, मतलब जब वो पद में आसीन थे, उनके कार्यकाल में उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। वैसे राष्ट्रपति पहले कौन से थे, ये अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सवाल बनता है। तो पहले राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यानी जो उपराष्ट्रपति थे, वो कौन से थे, वीवी गिरी, ठीक है। पहला ये हो गया। अब दूसरा, वैसे राष्ट्रपति सेकेंड टर्म में, सेकेंड बार, ये पहला बार था जब राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, तब वो पद पर राष्ट्रपति बने थे। फिर सेकेंड टर्म में ऐसा हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये भी इनकी भी जो मृत्यु थी पद पर रहते हुए हो गई थी जब ये राष्ट्रपति थे। फिर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे, जो यानी जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बीडी जत्ती साहब, ये यहाँ पे आए थे, यानी मैंने दोनों को साथ में लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब पहले राष्ट्रपति वही होंगे, मतलब पहले राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। लेकिन पहला पूछा जाए तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो जाकिर हुसैन। यहाँ दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो पहले कौन से हैं, जो राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन। दूसरे कौन से हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी, इन दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है। हमने ये पढ़ा। और एक राष्ट्रपति और है, एक ऐसे जज भी शामिल हैं इन राष्ट्रपति के क्रम में, जिन जो देखिए नियम ये कहता है कि जब राष्ट्रपति जब पद पर रहते हैं, जब अपने कार्यकाल में जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु अगर हो जाए, बर्खास्त हो जाए या त्यागपत्र दे दे, ऐसी स्थिति आ जाए, तो 2 बार ऐसा हुआ था कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, यानी उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। नियम ये है कि जब राष्ट्रपति के स्थान पर जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, उपराष्ट्रपति साहब। लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब उपराष्ट्रपति साहब भी ना रहें,
तब जो राष्ट्रपति साहब जो है उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो ऐसी हमारी संविधान में व्यवस्था की गई है, ऐसा नियम है। जब राष्ट्रपति यानी वो किसी कारणवश अपने पद पर आसीन नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो जाए, तो बैठेंगे उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बनकर, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ जाए जब उपराष्ट्रपति साहब भी नहीं है, उनकी भी किसी वजह से कुर्सी खाली है, तब कौन बैठेंगे? तब बैठेंगे, नियम कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, या वो भी नहीं रहेंगे तो सबसे जो अनुभवी, यानी सबसे जो एक लिस्ट होती है न्यायाधीश की, उनमें जो सबसे ऊंचा स्थान होगा, जो लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे, वो उस कुर्सी पर यानी वो राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे, वो बैठेंगे, तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। तो ऐसे जज भी शामिल हैं एक, जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं। वो जज कौन है? एम हिदायतुल्ला, यानी जस्टिस एम हिदायतुल्ला एक ऐसे जज हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक बने हैं, जो अब तक जो हमारा टर्म चल रहा है यानी वर्तमान तक, कुल ऐसे कितने जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक बने हैं? तो ऐसी संख्या है 3। 2 तो उपराष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति साहब बने थे। और तीसरे में कौन थे? जो एम हिदायतुल्ला, जो जस्टिस थे, ठीक है। अब जो फिर नेक्स्ट फैक्ट है, कितने राष्ट्रपति हुए तो चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बने? ऐसे फिर से मतलब चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बने, ऐसे चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बना जाता है, वो तो नियम है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो हमने पढ़ा। लेकिन दोबारा सेकंड टर्म में ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं? तो कुल मिलाकर के 7 राष्ट्रपति हैं। पहले कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड टर्म में बने थे वी गिरी थे, नीलम कृष्ण संजीवा रेड्डी है, चौथे नंबर पर शंकर दयाल शर्मा है, फिर 5वें नंबर पर के.आर. नारायणन है, 6ठे नंबर पर आर वेंकटरमन है, फिर 7वें नंबर पर जाकिर हुसैन, जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुल 7 राष्ट्रपति हुए हैं जो फिर से चुनाव जीत करके दोबारा राष्ट्रपति बने, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो फैक्ट्स है हमारा, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जो पहले उच्चायुक्त रहे हैं, यानी उच्चायुक्त समझ रहे हैं आप? एम्बेसडर या फिर सुनते हैं एकदम फॉरेन सर्विस, तो ऐसे एम्बेसडर जो उच्चायुक्त, जो विदेश सेवा में पहले थे, तो ऐसे कितने उच्चायुक्त रहे जो फिर जो राष्ट्रपति बने? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ऐसे कितने हैं एम्बेसडर रहे हैं? यानी 2, एक वी गिरी साहब, एक एस राधाकृष्णन। हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो उच्चायुक्त रहे थे, ठीक है, वो एम्बेसडर थे, और फिर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने या राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ऐसे 2 हैं, वी गिरी है और एस राधाकृष्णन, ठीक है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? सॉरी, उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। जाके हमने राष्ट्रपति तो पढ़ लिया जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, लेकिन ऐसे एक उपराष्ट्रपति भी हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, वो है श्री कृष्णकांत। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो होता है पूछे जाते हैं। और हमारा लास्ट है एक फैक्ट्स, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन से है? ज्ञानी जैल सिंह, जो दलित समुदाय से आते हैं, सिख, ठीक है। तो ऐसे ज्ञानी जैल सिंह भी ये वनडे एग्ज़ाम में अक्सर ये हॉट क्वेश्चन रहा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन ज्ञानी जैल सिंह के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो राष्ट्रपति को लेकर के हैं, जो हमारा अंतिम पड़ाव रहा, हमने जो समझा ये सेगमेंट उपराष्ट्रपति टॉपिक में। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सेगमेंट है उपराष्ट्रपति के चैप्टर है, वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने अपनी चर्चा में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, कार्यकाल के बारे में, चुनाव के बारे में, उनके जो कार्य है, ठीक है, वो सारा कुछ डिटेल से पढ़ा, समझा और जाना। और जो लास्ट में जो फैक्ट्स बनते हैं क्वेश्चन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर के, वो भी हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ को आपको कहीं लिख लेना है और उसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये अक्सर यानी क्वेश्चन से ही बने हैं। ये मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वन डे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन ही है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो फैक्ट्स बने वो मैंने पढ़ाया आपको। अब हमारी जो पूरी चर्चा है उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के, वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नई चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसी तरह पढ़िए, जानिए, समझिए, और कोई भी सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है।
ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं अमित कुमार आपसे एक नई चैप्टर में नई जानकारी लेकर के आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।